वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अदानी विवाद पर शनिवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये रेगुलेटर्स का काम है, वो अपना काम करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि नियामक अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें सरकार का कोई दबाव नहीं है। मार्केट अच्छी तरह से रेगुलेट हो, इसके लिए नियामकों को जो उचित लगे वो करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि मार्केट को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सेबी की है और उसके पास मार्केट को रेगुलेट करने के साधन हैं। यूपी के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने रामचरितमानस विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को सरेआम फांसी देने की मांग की। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि उनमें दूसरे धर्मों के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने मांग की कि ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए। बीजेपी विधायक ने कहा कि लोगों का जनादेश उनके खिलाफ है, ये चुनाव हारने की बौखलाहट है, इन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। वो आगामी चुनाव हारने के डर से ऐसी बातें कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को झारखंड दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी की विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया और हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। अमित शाह ने दावा किया कि हेमंत सोरेन सरकार के सत्ता में रहने के दौरान झारखंड में जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण आदिवासी आबादी का प्रतिशत कम हुआ है। अमित शाह ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़े पैमाने पर घुसपैठ के कारण आदिवासियों की आबादी 35% से घटकर 24% हो गई है। वोट बैंक के लालच में यहाँ घुसपैठिए घुसाए जा रहे हैं। वो आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं, बच्चियों पर अत्याचार कर रहे हैं और हेमंत बाबू मुस्कुराते हुए ये सब देख रहे हैं। बीजेपी ने शनिवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय के पूरक आरोप पत्र पर सवाल उठाने के लिए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि इससे साबित होता है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल थे। तमाम विवादों के बाद रद्द की गई शराब बिक्री नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना लिया है। जामिया हिंसा मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम और स्टूडेंट एक्टिविस्ट आसिफ इकबाल तन्हा को आरोपों से मुक्त कर दिया है। हालांकि शर्जील इमाम अभी जेल में ही रहेगा, क्योंकि वो फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में साजिश के मामले में यूएपीए के तहत ट्रायल का सामना कर रहा है। जामिया में साल 2019 में सीएए एनआरसी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैल गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक के खिलाफ आरा की अदालत में केस दर्ज किया गया है। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ने कहा है कि मद्य निषेध विभाग में अपर मुख्य सचिव के पाठक बिहारी लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने एक मीटिंग के दौरान बिहार के लोगों को गाली गलौज करते हुए अपमानित किया है। वायरल हो रहे वीडियो में ये अधिकारियों को कह रहे हैं कि उन्हें मां बहन की गाली सुनाने के बाद अकल आती है। उन्होंने बताया कि सीजेएम कोर्ट ने 14 फरवरी को सुनवाई की तिथि भी निर्धारित की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विरोध कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने को कहा। एलजी ने कहा कि कुछ लोग कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि उनके पास घाटी में सरकारी आवास नहीं है जहां वो रह सके। इस पर उपराज्यपाल ने कहा कि सभी मुद्दों पर गौर किया जा रहा है। दरअसल पिछले साल बडगाम जिले में कार्यालय के अंदर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद कई कर्मचारी जम्मू चले गए थे। इसके बाद से कर्मचारी सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के नई बस्ती गांव में घरों में दरारें आने के बाद 19 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि डोडा जिले के ठठरी इलाके के नई बस्ती गांव में जमीन धंसने के कारण कई घरों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। हाल ही में हुई बारिश के कारण हुए भूस्खलन से स्थिति और गंभीर हो गई थी। डोडा के एसएसपी अब्दुल कयूम ने कहा, अब तक 19 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। चट्टानों के ढीले होने के कारण भूस्खलन हुआ। भारतीय सेना ने अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों को अब पहले एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीई में शामिल होना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें शारीरिक फिटनेस और मेडिकल टेस्ट दोनों का सामना करना होगा। दुनिया भर में मशहूर मरु महोत्सव के 4 दिवसीय आयोजन के तीसरे दिन भी महोत्सव जारी है। ज्यादातर गतिविधियां शहर के मेडांसर मैदान में केंद्रित रही है, जहां रेगिस्तान के जहाज ऊंटों से जुड़ी कई स्पर्धाओं ने
हजारों दर्शकों का मन मोह लिया है। वहीं रोमांच और साहस भरे करतबों से परिचय कराया गया। इसमें वायु सैनिकों के पराक्रम और कलात्मक शौर्य प्रदर्शन के साथ ही लोक कलाकारों ने मनोहारी प्रस्तुतियों से अभिभूत किए रखा। डे डांसर में मेले का उल्लास नजर आया। मरु महोत्सव के तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में स्थानीय और देसी विदेशी सैलानियों में जबरदस्त उत्साह लहराता रहा। डे डांसर मैदान में मेले जैसा माहौल बना रहा। विदेशी पर्यटकों ने सभी कार्यक्रमों को उत्सव जैसा देखा और सभी चीजों को अपने कैमरे में कैद भी किया। बॉलीवुड के लव बर्ड्स कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी को अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। फैंस दोनों को दूल्हा दुल्हन के रूप में देखने को बेताब है। कियारा सिद्धार्थ मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान में लेंगे साथ फेरे। परिवार के लोग एक दिन पहले ही जैसलमेर पहुंच गए। इस हाई प्रोफाइल शादी में इंडस्ट्री के लोगों के साथ ही करीब 150 वीवीआईपी लोग शामिल होंगे। कियारा सिद्धार्थ जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में 6 फरवरी को फेरे लेंगे। होटल में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वहीं सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया गया है। शादी का पूरा काम मुंबई की एक बड़ी वेडिंग प्लानर कंपनी को सौंपा गया है। पंजाब के फरीदकोट में देश भर से किन्नर ने विश्व शांति की दुआ मांगते हुए शहर में एक भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसमें किन्नर समाज ने अपने गुरुओं को याद किया। इनकी एक रस्म मुताबिक शादी जैसा माहौल बनाया गया और दूल्हा दुल्हन बनकर रथ में सवार शहर में निकले और फरीदकोट के धार्मिक स्थल टीला बाबा फरीद में माथा टेका। 9 दिनों तक चलने वाले इस समागम को किन्नर समाज ने रोटी माई केसरी का नाम दिया है और अपने गुरुओं को याद किया। इस मौके पर इस कलश यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे महंतों किन्नरों ने बताया कि देश भर के किन्नरों ने हिस्सा लिया और आज एक कलश यात्रा निकाली गई। हम परमात्मा से दुआ मांगते हैं कि देश में शांति बनी रहे और कोरोना जैसी महामारी से देश बचा रहे और हम विश्व शांति की अपील करते हैं। मैनपुरी में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग लड़का बच्ची को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। तभी आरोपी लहूलुहान हालत में बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परिजनों ने बताया कि शाम को बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी लड़का आया और बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ बंद कमरे में दुष्कर्म किया। लोग इकट्ठा हो गए। एकत्रित भीड़ को देखकर नाबालिग लड़का भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया है। टोंक में एक होटल पर एक ट्रक चालक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मामले में आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई। लगभग 12 दिनों बाद हत्या के 6 आरोपियों की पहचान कर ली गई और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस को घटना की जानकारी एक बच्चे से मिली थी। घटना के बाद सभी आरोपी गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए थे। पुलिस ने बच्चे के बताए गए विवरण को अपनी जांच का केंद्र बिंदु बनाया। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर एक साथ धर दबोचा। आरोपियों ने बताया कि होटल में बैठे लोगों के साथ बस चाय पीने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने होटल के बाहर निकलने पर मृतक की पिटाई कर दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आगरा से ताजमहल देखकर लौटते वक्त उन्नाव सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में केवल एक घायल मासूम ही बचा है। हादसे में अब तक कुल 7 मौत हो चुकी है। दरअसल हादसा सड़क पर गाड़ी का टायर फटने से हुआ। यूपी के बाराबंकी में उन्नाव में पोस्टमार्टम के बाद 3 शव बसौली पहुंचे तो पिता और दूसरे परिजन सदमे के कारण बेहोश हो गए। मृतक ड्राइवर दिनेश के परिवार में कुल 5 लोग थे, जिसमें से एक मासूम बच्चा ही घायल अवस्था में बच पाया है, जबकि उसकी सास और 2 साली भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। पटना में ससुराल में आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान हो गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक अपने ससुराल गया था और वो अपने ससुराल से ही लापता हो गया था। इसी बीच गांव के पास सुनसान जगह से उसका शव बरामद हुआ। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच में बताया कि ससुराल वालों ने ही दामाद की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।